नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या हाल है? सभी बहुत अच्छे और बहुत ही मस्त होंगे मेरे विद्यार्थियों। वो आशा करता हूँ आप सभी से। मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बहुत मस्त हूँ। देखो साथी, क्लास भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। कहने का मतलब है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम के मॉडल पेपर बहुत अच्छे चल रहे होंगे, पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी साथियों। चलो देखते हैं आज क्लास जो 9वीं क्लास है उसका मॉडल पेपर देखेंगे साथियों। विज्ञान का ही, बहुत साइंस का ही साथियों। ओके, चलो देखते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार पेपर रहने वाला है आपका। पहला क्वेश्चन है, कहने का मतलब पहला का पहला है कि निम्न में से प्राचीन दार्शनिकों के अनुसार पंच तत्व हैं। कहने का मतलब है कि जो इस प्रकार से पूछा जाए आपके क्वेश्चन की जो हमारे पंच तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, तो आपको बताने वायु हो गया, अग्नि हो गया, पृथ्वी हो गया, सभी हो गया। कहने का मतलब है सभी हो जाएगा साथियों। ओके, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है और जल है और क्या नाम है, आग भी है। ओके, आगे क्लियर हुआ? इस प्रकार से हैं। निम्न में से शुष्क बर्फ है। अच्छा, यानी कि सबसे ठंडा तो टॉस शूट हो गया सारे, हो गया सी, बिल्कुल हो गया। अगला है कि द्रव का पात्रानुसार आकार बदलने वाला कौन सा? भौतिक हो गया, रासायनिक हो गया, परिवर्तन हो गया, या फिर गैस परिवर्तन हो गया, या फिर ऊर्ध्वाधर्षण हो गया मेरा भाई। तो इसमें रासायनिक परिवर्तन है। कौन सा? रासायनिक परिवर्तन। चौथा है कि सर्वप्रथम परमाणु नाम किसने दिया? जो परमाणु है वो सबसे पहले किसने दिया? तो महर्षि कणाद ने दिया था। किसने? कणाद ने दिया था मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है कि तत्वों का नामकरण या प्रतीक आदि स्वीकृति प्रदान करने वाली संस्था के नामकरण किया था, उसकी जो स्वीकृति दी थी भाई बिल्कुल सही है। तो स्वीकृति करने वाली संस्था का क्या नाम था? तो उसका नाम था IUPAC। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, अप्लाई केमिस्ट्री। अगला है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की? जो जीवित कोशिका में जीवित है ये तो उसकी खोज किसने की थी? तो उस खोज का नाम हो जाएगा लुविनहैक। किसने? 2 नंबर का नाम। ओके, लुविनहैक ने। 7 नंबर का है कि वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? उसको त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं भैया। अगला है कि निम्न में से चाल का मित्र क्या होगा? तो बिल्कुल आपके सामने दो कन्फ्यूज करने वाले आपके सामने इस प्रकार से आएंगे। तो आपको एक चीज़, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके सामने उत्तर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थी मीटर प्रति सेकंड। ओके, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 9 नंबर का है कि एक चीज ने एक निश्चित दिशा में चाल को हम क्या कहते हैं? कि एक निश्चित दिशा में चाल को होती है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं वेग। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? उसको हम वेग के नाम से जानते हैं। अगला है कि जड़त्व नियम क्या कहलाता है? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है भाई। जड़त्व का नियम क्या कहलाता है? बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज आपको नहीं होना है। गति का प्रथम नियम, कि गति का प्रथम नियम जिसमें चाल हो गया, जड़त्व का नियम हो गया। अगला है कि निम्न में से कुकुड़ की प्रजाति, कुकुड़ का मतलब क्या है? कुत्ता होता है साथियों। ओके, कुकुड़ का मतलब कुत्ता तो नहीं होता है यार, वो ऊँट होता है यार। कुकुड़ का मतलब होता है कुत्ता। तो इसकी प्रजाति शायद मेरे हिसाब से हो जाए इसमें कुटला कुटला। ओके, एक बार आप भी कंफर्म होकर देखना साथियों। अगला है कि निम्न में से कार्य ऊर्जा का मात्रक होगा जूल। क्या होगा? जूल। 12 नंबर का है ना, बिल्कुल सही आंसर है जूल। अगला 13 नंबर का शक्ति का व्यवसायिक मात्रक क्या होगा? क्या शक्ति का व्यवसायिक मात्रक क्या होगा विद्यार्थियों? तो वो हो जाएगा इसके अंदर किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा। और शक्ति का वो क्या होता है? एक शक्ति का घर कौन सा है? पावर होम, इस प्रकार से। तो उसे माइटोकॉन्ड्रिया का शायद अभी आ जाएगा क्वेश्चन आगे। अगला है कि निम्न में से ध्वनि का मात्रक क्या होगा? तो डेसिबल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? डेसिबल। अगला है कि चमगादड़ द्वारा रात्रि विसरण में ध्वनि उत्पन्न की जाती है, तो कौन सी ध्वनि को कहते हैं? पराध्वनि। कौन सी? पराध्वनि। अगला क्वेश्चन है कि वह न्यूनतम तापमान जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में बदले पदार्थ का क्या कहलाता है? तो वह वहाँ पर कहलाएगा विद्यार्थियों, तो वहाँ पर आपके सामने गलनांक कहलाएगा। यहाँ पर गलनांक क्यों आ गया यार? उत्तर भी आ गया क्या? गलनांक कहलाता है। अगला है कि ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान होता है। कितना होता है? अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में अधिक होता है। अगला है कि जीवन की मूलभूत संरचना इकाई कोशिका होती है। ओके, चौथा नंबर का है कि कोशिका का सबसे साधारण प्रकार, कोशिका का सबसे साधारण प्रकार कौन सा होता है विद्यार्थी? सरल रेखीय गति। कौन सा होता है? सरल रेखीय गति। पांचवा है कि संवेग का ऐसा मात्रक तो किलोग्राम नहीं, किलोमीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है कि पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर वस्तु का भार छठा भाग। छठा, इसमें कुछ कंफ्यूज हो रहा है, इसको देखना पड़ेगा ना। अगला है कि मधुमक्खी से शहद और मोम प्राप्त होता है। अगला है कि आवर्ती बढ़ने का आवर्तकाल सदैव कम होता है, कम रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन आता है अति लघुरात्मक का। पहला क्वेश्चन है कि निलंबन किसे कहते हैं मेरे भाइयों? क्या है? निलंबन है। निलंबन किसे कहते हैं? तो निलंबन यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा कि निलंबन एक विषम मिश्रण है। कैसे? विषम का मिश्रण है जिससे विलेवकण घुलते नहीं है बल्कि माध्यम के पूरे थोक में निलंबन रहते हैं। ओके, दूसरा है कि 2 तत्व बताइए जो कमरे के तापमान में क्या होता है? अवस्था में होते हैं, तापमान ध्रुव अवस्था में रहते हैं। तो इसका हो जाएगा ब्रोमीन, पारा। ओके, तीसरा है कि जंतु कोशिका का नामांकित चित्र आपको बनाना है। चौथा है कि कोशिका का शक्ति घर किसे कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। बिल्कुल आ गया ना, माइटोकॉन्ड्रिया। 5 नंबर का है कि भरत 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करता है भाई, तथा पुनः 16 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करे भरत की औसत चाल क्या होगी? तो 5.33 प्रति मीटर हो गया। ओके, प्रति मीटर भी आपको लगाना है।
छठा है कि गुरुत्वीय बल किसे कहते हैं? तो गुरुत्वीय बल वह होता है जिसमें आकर्षण बल होता है। क्योंकि गुरुत्वीय बल आकर्षण बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। ओके, आइए समझ में। अगला है कि मिश्रण कृषि कहते हैं। मिश्रण कृषि वह होती है जिसमें किसान लोग खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, उसे मिश्रण खेती के नाम से जानते हैं। अगला है कि न्यूट्रन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रन की खोज यहाँ पर की थी मेरे प्यारे भाइयों सर जेम्स चैडविक ने। सर जेम्स चैडविक ने। 9 नंबर का है कि प्लाज्मा किसे कहते हैं? तो प्लाज्मा कहते हैं ठोस, तरल और गैस के साथ पदार्थ की चौथी अवस्था। ठोस, तरल और गैस के साथ पदार्थ की चौथी अवस्था कहलाती है। अगला है 10 नंबर का प्यारे साथियों हमारे पास की ईसीजी का पूरा नाम। तो ईसीजी का पूरा नाम है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ओके, क्या नाम हो जाएगा? एक मिनट रहो, एक मिनट। कार्डियोग्राम। ओके, ईसीजी। ओके, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम सप्रयोग आपको समझाना है। चलो समझाते हैं भाई क्या है और क्या नहीं है। देखिए साथियों, द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि एक बंद रासायनिक प्रतिक्रिया प्रणाली में सभी अभिकारकों का कुल द्रव्यमान सभी उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। ओके, इसका मतलब है कि 10 ग्राम अभिकारक A5 ग्राम अभिकारक बी के साथ प्रतिक्रिया करता है, उत्पाद ए बी का द्रव्यमान 15 ग्राम होगा। इस प्रकार द्रव्यमान संरक्षित रहता है। ओके, इस प्रकार से इसका जो कुछ भी होता है इस प्रकार से होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 5 नंबर का कि पादप व जंतु कोशिका में आपको अंतर बताना है बिल्कुल छोटे तरीके से। चलो देखते हैं इसका भी अंतर। देखो साथियों, सबसे पहले कहते हैं कोशिका भित्ति आती है इसके अंदर। तो कोशिका भित्ति में अंतर देख लेते हैं। पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होती। पादप कोशिकाओं की कोशिका भित्ति सेलुलोज और काइटिन से बनी होती है। पौधे अपने कोशिका भित्ति की वजह से स्थिर रहते हैं और उनका आकार नियंत्रित रहता है। दूसरा आता है क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट में अंतर है कि पादप कोशिका में क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि जंतु कोशिका में नहीं होता है। क्लोरोप्लास्ट कोशिकांग होते हैं जो सूरज की रोशनी को ग्रहण करके उसे कोशिका के लिए ऊर्जा में बदलते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट आता है आकार का। तो आकार पादप कोशिका आमतौर पर बड़ी होती है जबकि जंतु कोशिका छोटी होती है। ओके, अगला पॉइंट है वैक्यूल। तो पादप कोशिका में एक बड़ा वैक्यूल होता है जबकि जंतु कोशिका में कहीं छोटे वैक्यूल होते हैं। वैक्यूल भोजन को स्टोर करने के लिए काम आते हैं साथियों। ओके, इस प्रकार आपको अंतर दर्शा देना है बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंटों के अंदर और दोनों तरीके से आपको समझाना है विद्यार्थियों, जब आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। ओके, अगला प्रश्न है कि संतुलित एवं असंतुलित बल सप्रयोग बताने हैं। सप्रयोग आपको समझाएं किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से नहीं करते हैं। यदि इसका मिल जाता है तो ढूंढ देते हैं। बिल्कुल नहीं भाई, इसका तो मिला ही नहीं। ओके, 7 नंबर का है कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्मक नियंत्रण सूत्र स्थापित करने को आपको समझाना है। तो इसका मिल चुका है, चलो देखते हैं। ये रहा। तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का सूत्र इस प्रकार से है। F बराबर Gm1 M2। यहाँ पर ये क्या है? प्रति R2 क्या है? अभी यहाँ पर जो भी आपके साइंस से संबंधित वही। यहाँ पर F निकायों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल, M1 और M2 निकायों के द्रव्यमान है, R2 क्रियाओं के केंद्र के बीच दूरी है, G सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियतांक है। 7 नंबर का यहाँ पर आगे है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान 6.6734 × 10 ये फलाना ढीकड़ा होगा। वो तो अरे बताने क्या क्या है, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। गुरुत्वाकर्षण से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं कि न्यूटन ने 1600 ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण का दिया था। न्यूटन के मुताबिक दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होते हैं। ओके, ऐसा समझ में इस प्रकार से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों 8 नंबर का कि खाद एवं उर्वरक में आपको अंतर बताना है कि दोनों में क्या अंतर है। चलो देखते हैं भाई। देखिए साथियों, उर्वरक और खाद में क्या अंतर है। तो खाद एक जैविक पदार्थ है। जैविक पदार्थ के हमारे घरों में उत्पन्न होता है वो पदार्थ है जो पूरी तरह से पशु अपशिष्ट और कृषि सामग्री से बना हुआ होता है। उर्वरक क्या होता है? तो उर्वरक जैविक या अकार्बनिक हो सकते हैं जो निर्माण प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली सामग्री पर निर्भर करता है, जो बिल्कुल बहुत ही रासायनिक पदार्थ से मिलकर बनते हैं और इसमें अलग अलग चीज़ें मिलाई जाती है, बहुत सारी दवाइयाँ मिलाई जाती हैं, उनसे ये मिलते हैं। खाद्य पदार्थ हमारे खुद घर में बनता है। अगला क्वेश्चन है साथियों 9 नंबर का कि समस्थानिक तत्व किसे कहते हैं। 2 उदाहरण का प्रयोग करके आपको इसको लिखना है। किसी एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान उस संख्या अलग अलग हो उन्हें समस्थानिक कहते हैं। क्या है? समस्थानिक कहते हैं। इससे कुछ उदाहरण इस प्रकार से नीचे दिए गए हैं। पहला उदाहरण है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, AH 2H और 3H। इन्हें क्रमशः प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम कहते हैं। अगला उदाहरण है कि कार्बनिक के 3 समस्थानिक कार्बन 12 कार्बन 13 और कार्बन 14। इसके परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 12, 13, 14 हैं। इसके कुछ उपयोग इस प्रकार से दिए गए हैं कि रेडियोधर्मी समस्थानिक का इस्तेमाल और सौर मंडल के इतिहास को समझने में किया जाता है।
आगे है कि स्थिर समस्थानिक का इस्तेमाल पानी, कार्बन और नाइट्रोजन चक्करों का पता लगाने में भी किया जाता है। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इस बात को। अगला क्वेश्चन है कि पहले 8 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रिक नियम लिखे गए। पहले 8 तत्वों के विभिन्न कक्षों में इलेक्ट्रॉनिक नियम आपको लिखना है। ओके, देखते हैं इसका यदि मिल जाता है तो बता दूंगा। देखिए साथियों, पहले 8 तत्वों के विविध कक्षों में इलेक्ट्रॉनिक वितरण के नियम यह हैं। चलो देखते हैं भाई, किधर गया, ऊपर क्यों जा रहा है भाई। किसी परमाणु के बाहरी कोष में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते अगर वह कोष के हैं। किसी परमाणु के अगले कोष में इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं हो जा सकते जब तक कि उससे पहले वाले भीतरी कोष पूरी तरह से न भर जाएं। ओके, आगे है कि इलेक्ट्रॉन किसी दिए गए कोष में तब तक नहीं बैठते जब तक कि तक की आंतरिक कोष न भर जाए, यानी कोष चरणबद्ध तरीके से भर जाते हैं। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पर दी गई है। छोड़ो इस बात को, इस बात में कोई यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर 11 नंबर का है कि तंत्रिका छलक की संरचना नामांकित चित्र आपको बताना है। 12 नंबर का है कि छाल यानी कि कोर के किस प्रकार सुरक्षा उत्तक के रूप में कार्य करती है। तो देखते हैं इसके कार्य क्या है। छाल या कारक सुरक्षा उत्तक के रूप में इन तरीकों से काम करता है। देखिए साथियों कि छाल की कोशिकाओं की भित्ति में सुबेरे नामक मोमी पदार्थ होता है। ये पदार्थ छाल को जल विरोधी बनाता है और पानी को बाहर आने से रोकता है। आगे है कि छाल मृत कोशिकाओं से बनी होती है और इसमें अंत कोशिकीय स्थान नहीं होते हैं। छाल की मृत कोशिकाओं में सुबेरिन की उपस्थिति और अंतर कोशिकीय रिक्त स्थान की अनुपस्थिति कोशिकाओं को पानी और गैसों के लिए अध्यय बनाती है। आगे है कि यह पौधों की भित्तर की कोशिकाओं की रक्षा करता है, भित्तर से कोशिकाओं की रक्षा करता है। यह पौधों की किसी भी यांत्रिक चोट या संक्रमण से बचाता है, यानी कि अंत किसी प्रकार की चोट या फिर संक्रमण होता है तो उसको से बचाता है। अगला पॉइंट है कि जब वृक्ष की आयु बढ़ती है तो उस पर विभाज्योतक की पट्टी आ जाती है। आगे है कि बाहरी सतह की कोशिकाएं इससे अलग हो जाती है तथा पौधों पर बहुपरतों वाली मोटी छाल का निर्माण करती है। चलो छोड़ो आगे। ओके, हो गया। अगला प्रश्न है साथियों 13 नंबर का कि 60 वाट का एक विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे उपयोग किया जाता है, यानी कि 6 घंटे किया जाता है। 60 वाट का है, आपके घर में जो 40-50 वाट का होता है 6 घंटे उपयोग में किया जाता है। बल्ब द्वारा एक दिन में खर्च की ऊर्जा का यूनिट आपको बताना है कि कितना निकल के आता है, तो बताना है आपको। 14 नंबर का है कि प्रयोग द्वारा समझाइए कि निर्वात में ध्वनि का संचरण होता है या फिर नहीं होता है। संचरण नहीं होता है तो क्या है, देखो साथियों। 15 नंबर का है कि बालक की अपेक्षा, 14 नंबर का मिलान है भाई, बालक की अपेक्षा बालिका की ध्वनि मधुर क्यों लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही आकर्षक क्वेश्चन है। मेरे दिन मैं भी सोच रहा था कि ऐसा क्वेश्चन आए, लेकिन आज आ चुका है। देखो साथियों, आपका भी बेसब्री से इंतजार था कि इसका उत्तर मिल जाए हमको। तो देखो, महिलाओं के गले में वोकल कॉर्ड अर्थात मुकर गर्भकाल छोटी होने के कारण उनकी आवृत्ति अधिक होती है। यही विशेषता बच्चों में भी होती है। आवृत्ति अधिक होने की वजह से न केवल महिलाओं की बल्कि बच्चों में भी आवाज़ तीखी होती है, मधुर होती है, लेकिन हमारी तो नहीं है। जबकि बच्चों में वोकल कॉर्ड लंबी और आवृत्ति कम होती है, यहाँ पर वोकल कॉर्ड छोटी और आवृत्ति अधिक होती है। इस प्रकार से महिलाओं की बिल्कुल मधुर होती है। अब क्या बताऊँ आपको, मैं भी, हमारी में मधुर नहीं है, पता नहीं कैसी है, मनरा दीवाना की जैसी आवाज़ हमारी। पूरे 15 क्वेश्चन तक बता दिए साथियों। 16 नंबर का आपको करना है, 17 नंबर का भी आपको करना है, 18 का करना है, 19 का करना है, 20, 21, 22 तक आपको करना है साथियों। चलो छोड़ो इस बात को, पूरे मैंने आपको 15 बता दिए, पूरे 22 क्वेश्चन थे साथियों। 22 में से 5-7 क्वेश्चन आपको करने हैं साथियों। ओके, बहुत अच्छे क्वेश्चन है साथियों। ओके, सारे क्वेश्चन आपको कर लेने हैं। यदि क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना चाहते हो, और सभी भाइयों से एक निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है।